दोस्तों नमस्कार। जब सरकार चलानी ही है और विपक्ष में भयानक शून्यता है ही, तो फिर क्यों नहीं अपने हिसाब से इस देश की इकोनॉमिक्स को अनुकूल ढाल लिया जाए, जिसमें सवाल यह ना हो कि इस देश के पीएसयूज को किस रूप में बेचा जाएगा। सवाल यह भी ना हो कि निजी हाथों में कौन कौन सी कंपनियां जाएगी। सवाल उसके आगे का हो कि इस देश के भीतर में जो भी सार्वजनिक उपक्रम है या फिर जो भी काम सरकार को करना है, सब कुछ को मोनेटाइजेशन के आश्रय बेचने की प्रक्रिया में एक पाइपलाइन बिछा दी जाए। और कुल मिलाकर इस फाइनेंशियल ईयर में यानी जो बजट इस बार पेश किया जाए, उसके अंतर्गत 11 लाख करोड़ का एक टारगेट बनाया जाए। यह ठीक वैसा ही टारगेट है जैसे 2021 में 6 लाख करोड़ का एक टारगेट मोनेटाइजेशन के जरिए बनाया गया था। इस देश के भीतर में प्राइवेटाइजेशन को लेकर एक पाइपलाइन बनाई गई थी और इन दो बातों में डिसइन्वेस्टमेंट से हटकर एक ही बात का जिक्र था कि इस देश के भीतर बड़ी तादाद में पूंजी की उगाही हो सकती है, यानी पैसा निजी सेक्टर अगर चाहे तो वो पैदा कर सकता है। सवाल सिर्फ इतना भर है कि सरकार जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ ले। और यह वह परिस्थिति है जो पहली बार किसी भी प्रधानमंत्री के काल में खुलकर आई नहीं, बल्कि बजट के कार्यक्रम के तहत और इस देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, उस दायरे में सरकार के सारे मंत्रालय शामिल हो गए। इस देश के भीतर का कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है जो यह सोच भी पाए कि उसके अंतर्गत जो सार्वजनिक उपक्रम काम करते हैं या जो भी बजट उसके अपने मंत्रालयों को मिलता है, उसके जरिए वह कोई अर्थनीति की एक ऐसी लकीर खींचे जिसकी जिम्मेदारी सरकार ले और लोगों को उसका लाभ मिले, लोगों को सस्ते में लाभ मिले, यानी लोगों को महंगाई का सामना ना करना पड़े। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। यानी इस देश के कम से कम 12, 13, 14 मंत्रालयों को लेकर, चाहे वो माइंस हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, यहां तक कि एग्रीकल्चर और यहां तक कि जो खाद और बीज का हिस्सा आता है, उसको भी निजी हाथों में कैसे रखते हुए एक मोनेटाइजेशन की परिस्थिति को बना दिया जाए। दरअसल मुश्किल यह इस दौर की नहीं है कि सरकार निजीकरण में कितना आगे बढ़ चुकी है और कितना आगे बढ़ना चाहती है। सवाल यह भी नहीं है कि मोनेटाइजेशन की जिस फिलॉसफी को 2021 में सरकार लेकर आई, अब उसमें कई कदम एक साथ वो छलांग मारने को तैयार है। और सवाल यह भी नहीं है कि इस देश के पीएसयू को लेकर जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था वह पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है। सवाल यह है कि इस देश के भीतर में निजी हाथों के नेटवर्थ अगर बढ़ते चले जा रहे हैं, आम लोगों की जेब अगर खाली होती चली जा रही है, तो जो बाजार में माल उपलब्ध है उसमें जो भी कीमत उत्पादन की लगती है, उस कीमत को भी दे पाने की स्थिति में भारत का वह कंज्यूमर जिसके लिए वह प्रोडक्ट बनाने की कोई भी इंडस्ट्री सोचेगी, वह सोच क्यों नहीं पा रही है। और इसी वक्त में बड़ी तादाद में दुनिया भर से माल भारत आयात क्यों होने लगा है, यानी इंपोर्ट क्यों बढ़ते चला जा रहा है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में जो भी कीमत किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगती है, उससे तकरीबन 55% ज्यादा कीमत भारत में लगती है। तो इसकी वजह क्या है? क्या भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है? क्या भारत में जो भी न्यूनतम वेजेस हैं वो दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा हैं? या भारत में जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के आश्रय किसी भी प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने की जो सोच होती है, वह इस देश के तमाम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम प्रतिष्ठानों को बड़ी भारी पड़ रही है। और उनके लिए आसान यही हो चला है कि दुनिया के बाजार से माल मंगवाएं और भारत के बाजार में वह माल बेच दें। भारत भी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। 3 स्टेज मौजूदा वक्त में सरकार के टारगेट में है और इस टारगेट का मतलब बहुत साफ है कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, उनके सामने दूसरा कोई विकल्प बचेगा नहीं अगर वह सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं को अपने राज्य में लागू नहीं करते हैं तो।
दूसरा सवाल, अगर जीएसटी और टैक्स पेयर का भी पैसा नहीं मिल पा रहा है राज्यों को और उन्हें खुली छूट है कि वह जीरो इंटरेस्ट पर आरबीआई से जितना चाहे उतना पैसा उठा सकते हैं, तो मतलब है राज्य धीरे धीरे कर्ज में डूबते चले जाएं। और तीसरी परिस्थिति है इस देश में जिसके पास भी पैसा है और जो बाजार तक पहुंच सकता है उससे ज्यादा बड़ी मात्रा में आप कैसे टैक्स का पैसा निकाल सकते हैं। वो जीएसटी हो सकता है, वो डायरेक्ट टैक्स हो सकता है इनकम टैक्स के तौर पर। और एक लकीर बहुत साफ हो गई है कि कॉरपोरेट से कम टैक्स लेंगे, इनकम टैक्स जो निजी लोगों के हाथ में अपने कमाई का हिस्सा होता है उसमें से ज्यादा टैक्स लेंगे। इससे पहले हम इन आंकड़ों को आपके सामने रखें उससे पहले दो बातें जरूर ध्यान में रख लीजिए। इस देश में मोदी सरकार जिस राजनीति को चला रही है और जिस आश्रय भारत प्रगति कर रहा है उसमें आप चोट कितनी भी कर लीजिए, लेकिन विकल्प अपोजिशन को लेकर पहली बार शून्य है। यानी आप यह कह ही नहीं सकते हैं कि इस देश में इलेक्शन अगर रिग होता है तो इलेक्शन रिग के खिलाफ इस देश की जनता क्यों खड़ी नहीं होती है। आप अब यह भी सवाल बड़ा हो चला है, क्या वाकई विपक्ष के मुद्दे, जिन मुद्दों को वह उठा रही है, उन मुद्दों से कोई ताल्लुकात इस देश के वोटरों का होता है या नहीं होता है? या फिर वो ये मानकर चलता है अच्छा मोदी सत्ता है 5 किलो अनाज तो दे ही देती है, वो मानकर चलता है इस दौर में अच्छा डिजिटल इंडिया तो हो ही गया है, वो मानकर चलता है इस दौर में जो भी टेक्नोलॉजी से जो सुविधाएं मिलनी थी और खुद हिंदुत्व का ही नाम तो लेना है और उसी आसरे एक वोट बैंक क्रिएट ही तो करना है। इससे हटकर कोई विजन दे पाने की स्थिति में अगर अपोजिशन नहीं है और वो टारगेट सत्ता को इस आधार पर लेता है जहां पर आम लोगों की महंगाई से जुड़ी परेशानियां, बेरोजगारी से जुड़ी हुई परिस्थितियां और रोजगार न मिलने के बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लेकर कोई डाटा सरकार सामने रख नहीं पा रही है, तो एक्चुअल में इस देश की ग्रोथ रेट क्या है यह भी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जनता के भीतर कोई सवाल क्यों नहीं है, यहीं से वो बात शुरू होती है। और राज्य दर राज्य अगर परखते चले जाइएगा तो दो बड़े सवाल और आपके सामने आएंगे। क्या वाकई विपक्ष की राजनीति उस पारंपरिक राजनीतिक विरोध में फंस चुकी है जहां पर उसे लगता है कि वोटर अपने तौर पर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि देखिए इनकी सरकार को मौजूदा बीजेपी की सत्ता ने लूट लिया, या मोदी और शाह की जोड़ी ने राजनीतिक तौर पर इनके पर कतर डाले, विधायकों की खरीद फरोख्त कर ली, ऑपरेशन लोटस चला दिया, तो फिर इन्हें हरा देना चाहिए। क्या यह बात संभव है? हमें लगता है राज्य दर राज्य जरा परिस्थिति और इकोनॉमी दोनों को समझते हुए चलिए। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव विरोध करते हैं। दोनों के पास बिहार को किस रूप में आगे ले जाना चाहिए, वहां पर बड़ी तादाद में वह युवा जो जेपी के आंदोलन से लेकर मंडल के आंदोलन तक और उसके बाद तमाम परिस्थितियों में आंदोलन के जरिए सत्ता को बदलने की सोचता रहा, वह इस दौर में गायब क्यों है? क्या दोनों के पास कोई विजन है? क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव केंद्र के बगैर, और केंद्र ने जो पूरा फेडरल स्ट्रक्चर चरमरा कर रख दिया और कह दिया कि केंद्र के साथ मिलेगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, इससे हटकर कोई राजनीति साधने की कोशिश नीतीश या तेजस्वी ने की क्या? तो दोनों निर्भर अपनी सत्ता को बचाने के लिए पारंपरिक विरोध या पारंपरिक तौर पर साथ की दृष्टि को ही अपनाएंगे। बिहार के बाद जैसे ही आप यूपी में कदम रखते हैं, वहां पर एक तरफ अखिलेश यादव हैं, दूसरी तरफ मायावती है। क्या ये पारंपरिक तौर पर जो मंडल के बाद की राजनीति में दोनों ने, यानी समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने सत्ता संभाली, उस दौर में क्या कोई डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश का इस तर्ज पर हो पाया जिसको लेकर ये दोनों नेता कह सके कि हमारे दौर की परिस्थितियां और मौजूदा वक्त में जिस इकोनॉमी के आसरे उत्तर प्रदेश के लिए योजनाएं बन रही हैं वह आगे की दृष्टि को लेकर चल रही थी, या सिर्फ एक्सप्रेस वे के जरिए बात काम पर आ जाएगी?
तब तो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में गोल्डन क्वाड्रल आपको याद आ जाना चाहिए और यह सवाल बड़ा होना चाहिए कि मनमोहन सिंह तब सत्ता में क्यों आ गए। यानी आगे की राजनीति जब बदलते हुए भारत के भीतर डिसइन्वेस्टमेंट शब्द भी छोटा पड़ गया, प्राइवेटाइजेशन शब्द भी एक सामान्य परिस्थिति में आकर खड़ा हो गया, तब ऐसे वक्त में मोनेटाइजेशन के आश्रय और उसमें भी केंद्रीय मंत्रियों की भागीदारी और खुद मोदी सरकार के तमाम मंत्रालयों को यह सीधा निर्देश कि आप अपने मंत्रालय के तहत वैसी योजनाओं को बनाइए जो प्राइवेट सेक्टर खरीदने की स्थिति में हो, यानी प्राइवेट सेक्टर उसमें पैसा लगाने की स्थिति में हो और उससे पैसा कमाने की स्थिति में हो। वह रेलवे में हो सकता था, वो पोर्ट में हो सकता था, वह एयरपोर्ट में हो सकता था, वो माइनिंग में हो सकता है, वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में हो सकता है, वो सड़क में हो सकता है, वो कम्युनिकेशन में हो सकता है। आप जितने भी मंत्रालयों का नाम लीजिएगा, होते होते बात एग्रीकल्चर तक जाएगी और एग्रीकल्चर को लेकर भी अब सरकार कोई दुविधा में नहीं है। उसका बड़ा साफ मानना है कि दरअसल इस देश के भीतर में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो परिवर्तन करना है उसमें दो बड़े काम होने चाहिए कि इस देश के भीतर में जितनी बड़ी तादाद में मजदूर तबका किसानी से जुड़ा हुआ है उनको वहां से लाकर इंडस्ट्री के क्षेत्र में लेकर आए, जिससे इंडस्ट्री के क्षेत्र में ज्यादा मिनिमम वेज देने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि संख्या से ज्यादा अगर मजदूर होंगे तो फिर मिनिमम वेज की लड़ाई का कोई महत्व बचेगा नहीं और जितना भी पैसा जिन्हें मिलेगा वो काम करेंगे तो वह कॉरपोरेट, वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वह बिजनेस प्रतिष्ठान उस क्षेत्र में आकर काम करना शुरू करेंगे तो इस देश का प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ जाएगा, यानी वो नीचे हो जाएगा, तो फिर हम इंटरनेशनल मार्केट के भीतर जा सकेंगे। हमें लगता है बिहार यूपी छोड़िए, आप टॉप मोस्ट स्टेट की दिशा में चले चलिए, वो महाराष्ट्र का हिस्सा है। महाराष्ट्र के भीतर शरद पवार और उद्धव ठाकरे राजनीतिक तौर पर ना सही लेकिन इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को लेकर क्या कोई विजन दे पाए हैं? कोई ऐसा विजन जिसके जरिए यह बात हो कि महाराष्ट्र के भीतर जो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो शरद पवार ने शुरुआती दौर में जो एमआईडीसी क्रिएट किया था डिस्ट्रिक्ट दर डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में वो तमाम एमआईडीसी में शामिल जो भी इंडस्ट्री थी वो अपने आप को सिक और बीमार बता देती थी, उसके बाद इसी डिस्ट्रिक्ट में एक दूसरा एमआईडीसी बना दिया जाता था और ये पैसा जो सिक यूनिट हो जाती थी वो उसे बैंक को चुकानी नहीं पड़ती थी और उसी पैसे के आधार पे किसी दूसरी कंपनी के नाम पर वह एक दुकान खोल लेता था और यहां का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के वहां कर देता था। लेकिन यह सोच के तो आगे एनपीए वाली सोच निकल गई, जहां इस देश में बड़े बड़े प्रतिष्ठान, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर बैंक से कर्ज उठाने लगे और कर्ज नहीं लौटाएंगे इसका जिक्र करने लगे और बकायदा उनकी अपनी यूनिट जो कि बीमार यूनिट हो उसको बेचने की प्रक्रिया में एनसीएलटी और आईबीसी बहुत तेजी से काम करने लगी। और आंकड़ा पता चला कि इस देश में 2014 तक जो भी क्षेत्र में जितना भी कर्ज लिया गया था, यानी सोचिए आप 1991 के बाद से पीवी नरसिम्हा राव ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत की और सोशलिज्म वहां से खत्म होता है जो नेहरू काल से चला आ रहा था, उसके समानांतर जिस इकोनॉमी को उन्होंने बढ़ाना शुरू किया उसमें इस देश के भीतर बैंकों से जितना भी कर्ज लिया गया और जितना भी कर्ज नहीं लौटाया जा सका, जितनी भी इस देश की व्यापारिक संस्थानें दिवालिया हो गई। हमारी टीम ने इस पे पूरी रिसर्च करके एक बड़ी जानकारी दे डाली। उनका कहना है कि 1991 से लेकर 2014 तक बैंक से उठाया गया पैसा और बैंक को पैसा न लौटाना, जितनी भी इंडस्ट्रीज का उस दौर में डूबना, जो भी डिसइन्वेस्टमेंट का पैसे की कमाई सरकार के जरिए करना और जितनी भी कंपनियों को बेचा गया अलग अलग सरकारों के कालखंड में, वो पीवी नरसिम्हा राव हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, वो मनमोहन सिंह हो, कोई भी सरकार उस दौर की पूरी प्रक्रिया में जो भी आपके जहन में आता है याद कर लीजिए, उस दौर की पूरी रकम उससे लगभग 3 गुना ज्यादा रकम सरकार ने इस दौर में माफ कर डाली। यानी इतने पैसे की कमाई इस देश की इकोनॉमी में बिना हिस्सेदारी दिए
अपने आप को कॉरपोरेट के नियम कायदों के तहत दिवालिया घोषित करना और कॉरपोरेट ही किसी देश को चला सकता है, इस इकोनॉमिक फिलॉसफी को मोदी सरकार के जरिए अपनाना। इसीलिए वह जो आंकड़े निकल कर आते हैं कि इस पिछले 5 बरस में लगभग 9,90,000 करोड़ रुपए, बीते 10 बरस में 16 लाख करोड़, जी नहीं, ये इतने भर नहीं है, ये आंकड़न तकरीबन 27 लाख करोड़ तक पहुंचते हैं। जो पूरी माफी की प्रक्रिया है, जो बैंकों के बुक ठीक करने के लिए रिटर्न ऑफ जो किया गया और उसके अलावे जो कर्ज दिए गए अलग अलग सेक्शंस और सेक्टर्स को, वह पूरी तादाद इतनी बड़ी है। मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है। विपक्ष की राजनीति मौजूदा वक्त में मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के सामने कमजोर पड़ गई है। आप यहां पर कह सकते हैं राहुल गांधी ने एक सवाल जरूर उठाया कि समाजवादी सोच इस देश में जाति जनगणना से जुड़नी चाहिए। यह सवाल जरूर उठाया कि जो हाशिए पर पड़ा तबका है, उस तबके को मुख्य धारा में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन अगला सवाल कोई भी पूछ सकता है कि इस पूरी प्रक्रिया में वो दलित हो, वो आदिवासी हो, वो पिछड़ा हो, वो माइनॉरिटीज हो, लेकिन टेक्नोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो मोदी सत्ता के पास इस दौर में है, इन दोनों को जब लागू किया जा रहा है तो वोट के लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कभी कभी हिंदुत्व का ऐलान भी कर देता है और कभी कभी साफ तौर पर यह भी कह देता है कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का जिक्र क्या विपक्ष ने इस रूप में कभी किया जो ये बताए कि आप अगर सत्ता से हटकर मौजूदा विपक्ष के साथ खड़े होंगे तो आने वाले वक्त में उनकी अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां कैसे सुधरेंगी, उसमें कैसे उनकी भागीदारी होगी, जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग कॉरपोरेट के लिए किया जा रहा है वो जनता के लिए कैसे होगा? क्या इस बात की जानकारी और इस तरह की राजनीति इस देश में निकल कर आई? नहीं आई। इस दौर में यूपीआई हर जेब में आ गया, फोन के जरिए पेमेंट हो रहा है, डिजिटल पेमेंट की परिस्थिति आती चली गई और होते होते दुनिया तो इस दिशा में चलती चली जा रही है कि यार आने वाले वक्त में डिजिटल इकोनॉमी ही काम करे, यानी करेंसी भी मैटर नहीं करे। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो भारत की आर्थिक परिस्थितियों को चुनौती देती है या मौजूदा सरकार के एक अनुकूल कारपेट को बिछा देती है। हम तो अभी इसको भी विपक्ष के जरिए टारगेट नहीं कर पाए जिसमें जनता से जो टैक्स की वसूली है। अब आप सोचिए, नए इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से दिसंबर तक, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने हो गए। इन 9 महीनों की परिस्थिति को समझिए तो आरबीआई ने आज ही एक डाटा जारी किया और उसमें बतलाया कि 2020-21 में जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो रहा था उससे लगभग दुगनी कमाई इस दौर में सत्ता ने टैक्स से कर ली। उस समय 9.45 लाख करोड़ था, इस दौर में 19.22 लाख करोड़ है। 21-22 में फाइनेंशियल ईयर में 14.12 यानी 14,12,000 करोड़, 14 लाख करोड़ उस समय, और अभी 19 लाख करोड़। 2022-23 में 16.61 लाख करोड़, पिछले बरस 18.90 लाख करोड़। यानी पिछले साल, अभी तो 3 महीने यहां फाइनेंशियल ईयर के बचे हुए हैं, टैक्स की कलेक्शन जो डायरेक्ट तौर पर हो रही है वह भी ज्यादा हो रही है। और इन सब के बीच सरकार यह भी बताने से चूकती नहीं है कि हम कॉरपोरेट से कम टैक्स ले रहे हैं। आरबीआई ने बताया कि दरअसल अप्रैल से दिसंबर तक कॉरपोरेट टैक्स 9,24,000 करोड़ हमने वसूला, लेकिन पर्सनल इनकम टैक्स 9,53,000 करोड़ रुपए वसूला। यानी यहां भी 30,000 करोड़ रुपए इस 9 महीनों में इनकम टैक्स देने वालों से ज्यादा वसूल कर लिए गए। रास्ता क्या है और सवाल क्या है? सवाल तो सबसे बड़ा यह है, क्या वाकई इस देश की राजनीति पारंपरिक राजनीति के दायरे में फंस चुकी है और जनता का जुड़ाव उस राजनीति से हो नहीं पा रहा है, इसीलिए चुनाव चाहे रिग कर लिए जाते हों लेकिन इस देश की जनता खड़ी नहीं हो पाती है? क्या यह सवाल है? या दूसरा सवाल है
इस देश के भीतर में संवैधानिक ताकत के साथ सत्ता में बैठी हुई मोदी सरकार इस देश के तमाम मंत्रालयों के जरिए जो भी अर्थनीति बना रही है वह कॉरपोरेट और उसके मुनाफे के इर्द गिर्द चल रही है, और कॉरपोरेट और उसका मुनाफा इस देश की राजनीति को भी ड्राइव कर रहा है, और इस देश के भीतर में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को भी वह अपने नजरिए से देख रहा है। राजनीति और राजनीतिक सत्ता कहां चली गई? यानी भारत की राजनीति, और अलग अलग राज्यों में हमने तो बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का जिक्र किया, लेकिन इससे हटकर एक सवाल आपके जहन में भी आएगा कि क्या वाकई इसका मतलब है बीजेपी की राजनीति और बीजेपी की राजनीतिक सत्ता इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में ज्यादा बड़ा विजन रखती है? बिल्कुल नहीं। ना तो ज्यादा बड़ा विजन जो 3 राज्यों के नए मुख्यमंत्री बना दिए गए, एक झटके में उठाए गए, बना दिए गए, वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या फिर इस दौर में दूसरे राज्यों में भी जो भी मुख्यमंत्री बने उनका विजन काम नहीं कर रहा है। पहली बार भारत में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इकोनॉमी नहीं है, पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, पहली बार फेडरल स्ट्रक्चर टूट चुका है, पहली बार इस देश की सारी नीतियां सेंटर में आकर केंद्रित हो गई है, और पहली बार इस देश में मोदी सत्ता अपने ही मंत्रालयों को लेकर नहीं बल्कि राज्यों के मंत्रालयों को भी उससे जोड़कर उस इकोनॉमी को साधना चाह रही है, जो इकोनॉमी भारत की उस राजनीति के दायरे से बाहर आकर खड़ी हो गई है, जिस राजनीतिक दायरे में विपक्ष की राजनीति अभी फंसी हुई है। इसीलिए हमने शुरू में एक आंकड़े का आपसे जिक्र किया, 11 लाख करोड़ 2021 से 2025 तक मोनेटाइजेशन के जो आंकड़े थे वो 6 लाख करोड़ के थे। इस बजट में वो 11 लाख करोड़ की दिशा में चले जा सकते हैं, और ये मैसेज बहुत साफ है कि भारत के भीतर में नौकरशाही का काम कॉरपोरेट के अनुकूल कार्रवाई करना है, ठीक वैसे ही जैसे सेबी की चेयरमैन माधवी बुचपुरी का काम उन बड़े कॉरपोरेट और उन बड़े प्राइवेट सेक्टर के मैनिपुलेशन को आगे बढ़ाते हुए शेयर मार्केट की आंकड़ों को ऊपर और ऊपर ले जाना है, जिससे उम्मीद और कमाई का भरोसा देश की जनता के बीच बरकरार रहे। यही सोच इस देश के तमाम मंत्रालयों को चलाने वाले मंत्रियों को नहीं बल्कि उसको शामिल नौकरशाही को है। इसीलिए हर मंत्रालय केंद्रित होकर पीएमओ तक पहुंचता है, और पीएमओ में बैठे हुए जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं वह उस पर निगरानी रखते हैं, और इसीलिए धीरे धीरे केंद्र ना चाहते हुए भी एक सिस्टमेटिक तरीके से एक इंडिविजुअल की पूरी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द आकर घूमने लगा है। सवाल है इसे समझे कौन और इसे राजनीतिक तौर पर हराए कौन? संभव नहीं है। संभव तभी है जब विपक्ष का विजन जनता से जुड़ जाए और जनता को इस बात को महसूस करने लग जाए कि देखिए, अगर ये रिग करते हैं तो अपनी कमाई को भरते हैं, अपने कॉरपोरेट मित्रों का लिए नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए सत्ता में आते हैं, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो वैकल्पिक दूसरी सरकार होगी जिसके पास एक विजन है, उस विजन के आश्रय वह पॉलिटिकल वे में परिवर्तन करने की दिशा में जनता एग्रेसिव हो जाए, अन्यथा इलेक्शन कमीशन तो और ज्यादा एग्रेसिव होगा। राजीव कुमार तो फरवरी में रिटायर हो जाएंगे, इंतजार कीजिए। इस देश के सुप्रीम कोर्ट से निकलने वाले फैसले भी सत्ता के खिलाफ नहीं जाएंगे। चाहे इस दौर में आपको झलक पेगासस से मिल चुकी होगी, अमेरिकी अदालत ने अपराधी करार दे दिया और बताया जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया वो जासूसी के लिए था, और भारत में उस जासूसी के सॉफ्टवेयर को नेशनलिज्म से जोड़ दिया गया और देश की सुरक्षा से जोड़ दिया गया। तो जब राजनीतिक सत्ता हर काम और हर पॉलिसी और हर निर्णय को नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद और सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ने लग जाए तो फिर मान लीजिए परंपराएं टूट चुकी है, नई परिस्थिति की नई राजनीति सामने है। समझना पॉलिटिकल पार्टी को नहीं है, समझना जनता को है, और पॉलिटिकल पार्टीज को अपने
विजन को इतना बड़ा करना है कि वो जनता को भी उसमें समाहित कर सके। यह संभव कब, कैसे, किस रूप में होगा, शायद यह भी एक सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।